जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है बिहार पुलिस के बैच में आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार पुलिस का बैच कहाँ पर मिलेगा तो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये क्लास बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कृष्णोदास पाल। कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है राजा राम मोहन राय को। लेकिन भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार पूछे तो कृष्णोदास पाल, और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत पूछे तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। फिर इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। फिर इन्होंने 1829 में जो सती प्रथा का अंत हुआ था उसमें सहयोग किया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सतारा का। तो देखिए, ये जो राज्य हड़प नीति है ये किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? तो 1848 में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जिनको भी बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानना है, क्लास के लास्ट में बैच के बारे में बताएंगे, अभी क्लास कीजिए। चलिए, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। चलिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? और साथियों, हम डेली क्लास में बोलते हैं, जिन्होंने भी अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बार भी बिहार पुलिस में बहुत ही बम्पर पदों पर नई भर्ती आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो ये भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाए। तो आप लोग आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए और जमकर पढ़िए। तो किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 से। और इस असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। तो अगर आपसे पूछे करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में।
चलिए आगे देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1927 में। 1927 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 1916 में क्या हुआ था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916, पटना में जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना होती है 1916 में। वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। कितना है? 25। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो यहाँ पर देखिए, चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच में। तो इसमें हुमायूं की पराजय होती है कन्नौज के युद्ध में, और चौसा के युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है, दोनों युद्ध में। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो बताइए सबसे बाद में कौन सा हुआ था? सरहिंद का युद्ध। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए, सिख धर्म में टोटल कितने गुरु है? आप सभी जानते हैं सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। कितने गुरु है? 10 गुरु। और 10वें गुरु का नाम क्या है? आखिरी गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इनकी मृत्यु जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ में होती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो जन्म पूछे पाटलिपुत्र, मृत्यु पूछे नांदेड़, ये क्वेश्चन आता है। गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक देव ने पहले गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी, वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था 1469 में गुरु नानक देव का जन्म, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 10 गुरु में से जो 5वें नंबर के गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है इसकी रचना किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है धौलावीरा से, और क्लास में हम कई बार बता चुके हैं। अब आप लोग बताइए धौलावीरा किस राज्य में है? जो लगातार क्लास करते हैं, डेली क्लास करते हैं, उनको सब पता होगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? चलिए बताइए 9 के लिए आंसर। इसलिए साथियों आपको बोलते हैं आप लोग डेली क्लास कीजिए। डेली आपको 2 क्लास करना है, एक 7:30 बजे जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज चलता है, और दूसरा है रात 8 बजे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण ये सब मिक्स होता है, रात 8 बजे की क्लास। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा था किसने, बताइए। तो 9 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अच्छा, हरिसेन की बात करें, ये क्या था? ये कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो अगर आपसे पूछे प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो सब्जेक्ट वाइज क्लास में जो पॉलिटी में आपका 3 क्लास हो चुका है उसमें हमने डिटेल में आपको बताया था पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, अंतिम बैठक। ठीक है, तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ है तो ये जो बैच बताया अभी क्लास के लास्ट में इस बैच के बारे में आपको बताएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सब क्लास आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
दूसरा बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 सबसे अधिक पूछा जाता है और आखिरी वाला। आगे देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर H.C. मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को, जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए, भारत में राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। और हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? 25। तो इसी 25 हाई कोर्ट से 28 और 8 का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो 28 राज्य की बात करें और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है ये सारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और सभी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का अपना खुद का हाई कोर्ट है पटना में, ठीक है, जिसको बोलते हैं पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से लक्षद्वीप की बात करें, इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, चंडीगढ़ का भी नहीं है, पुदुचेरी का भी नहीं है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। बाकी ये सभी जो है किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से यहाँ पर इसका नियंत्रण होता है। तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अच्छा, 25 हाईकोर्ट में सबसे पुराना हाईकोर्ट पूछे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, और सबसे बाद में जो बना है वो अमरावती उच्च न्यायालय है। तो पॉलिटी क्लास में इसे भी हमने डिस्कशन किया था। राज्यसभा का जो सदस्य होता है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो हमने आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों बताया था। आप लोग कमेंट करके बताइए वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है। फिलहाल इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? चलिए, ये सारा क्वेश्चन पूरा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन 1992 के माध्यम से, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। देखिए बी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 94 है, ये होगा 24 अप्रैल 1993। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, और कई बार हम बता चुके हैं। झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। लेकिन गुजरात, उड़ीसा ऑप्शन के हिसाब से झारखंड इस सब में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? चलिए बताइए 19 के लिए आंसर। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं में से जो भोजपुरी है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बाकी उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी है। और पॉलिटी क्लास में पूरा डिस्कशन के साथ आपको बताएंगे कि नेपाली को कब जोड़ा गया था, कोंकणी को कब जोड़ा गया था। डीप में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो आपको पॉलिटी क्लास में मिलेगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी?
तो देखिए जो रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है क्रिस ब्राउन। चलिए आगे देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से संस्था देती है? चलिए सब सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस सरकार के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। चलिए धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, द्वंद्व समास है। धक्का मुक्की, माता पिता में भी द्वंद्व समास है, भाई बहन, दादा दादी, ठीक है, सीताराम, इन सभी में क्या है? द्वंद्व समास है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से बिहार पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है संधि विच्छेद से। तो इसका होता है निहि प्लस आशा, निहि धन आशा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आगे देखिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो मूल संविधान की बात की जा रही है जिसमें कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासत से 93 थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा करे, ये तो है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। अध्यादेश जारी करे, ये भी है आर्टिकल 123 में, यानी आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है और आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश को जारी कर सकता है। आपातकाल की घोषणा करे, ये भी है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। तो ये भी है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया है जो कि संसद के द्वारा वो होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये भी साइंस क्लास में बता चुके हैं। ये पारा के प्रदूषण से फैलता है, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई होता है, और एक बताया था, बताइए कौन सा बताया था? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताइए किसके कारण होता है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आयरन। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो साथियों, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। चलिए, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इससे पहले अगर आपने अभी 7:30 बजे की क्लास को देखा होगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बताए थे पित्त का काम क्या है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त निकलता है यकृत से। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, यहाँ से निकलता है पित्त। और पित्त जो है एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, और ये क्या करता है? शरीर में जो अम्लीय भोजन आता है उसको ये क्षार में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है? क्षारीय भोजन में बदल देता है, और उस भोजन में जो वसा होता है उसको तोड़ देता है, यानी कि इमल्सीकृत कर देता है। ठीक है, तोड़ने को बोलते हैं इमल्सीकृत या फिर पाइसीकृत। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट करेगा। तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, बिल्कुल सही है। पित्त का काम क्या है? भोजन में जो वसा होता है उसको इमल्सित कर देता है और फिर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका
सही है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से। और कहाँ जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो 7:30 बजे की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसलिए आपको बोलते हैं डेली दोनों क्लास कीजिए, एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। तो ये ताप्ती नदी के किनारे है सूरत, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? चलिए फिलहाल अब इसका आंसर बता देते हैं। पॉलिटी क्लास में पूरा डिस्कशन के साथ आपको समझाएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1909 के अधिनियम को। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत बोले तो नीचे साइड का जो भारत है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? अन्नामलाई। देखिए ऊंची चोटी क्या होता है, मान लीजिए पर्वत का श्रृंखला इस तरह से मान लीजिए पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और इस पर्वत का नाम है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। तो अगर आपसे पूछे और ये पर्वत दक्षिण भारत में है तो बताइए इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये वाला है और इसी का नाम रखा गया है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत पर है ये? तो अन्नामलाई पर्वत पर। दोदा बेटा की बात करें तो ये दक्षिण भारत में एक और पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी। इस तरह से नीलगिरी भी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ये वाला दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और पहली सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये किस पर्वत पर है? अन्नामलाई पर। ये किस पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति। अच्छा गुरु शिखर की बात करें, ये किस पर्वत की ऊंची चोटी है? तो अरावली की। अरावली की। ज्योग्राफी में ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में लगभग 5 से 6 क्लास हुआ है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जो भी आपका क्लास छूटा है सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ए हो जाएगा अलकनंदा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जिनको बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानना है आइए आपको बता देते हैं। बाकी जिनको पता है, जिन्होंने ले रखा है, आप लोग अब छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए ये है बिहार पुलिस का बैच। इसको कैसे ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर ऑल कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। ये ऊपर है बिहार पुलिस का, ये ड्राइवर का है और नीचे आपका बिहार SI स्टेनो के लिए है। तो ऊपर वाला बैच आपको बिहार पुलिस का परचेज कर लेना है। अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 139 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको डेली क्लास मिल जाएगा, प्लस क्लास का जो PDF है वो आंसर के साथ मिलेगा। डेली आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा और इस सब्जेक्ट वाइज क्लास का भी PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। ये शॉर्ट नोट्स जो है इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जो छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स होता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आपको मिल जाएगा इसमें। बूस्टर GK में क्या मिलेगा? तो जो भी हम क्वेश्चन में क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं इसका पूरा नोट्स तैयार किया हुआ मिल जाता है। किसमें? तो इस बूस्टर नोट्स में। और पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। ये भी आपको पूरा डिस्कशन के साथ मिलेगा। और भी बहुत सारा चीज़ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी समय है बिहार पुलिस भर्ती आने में, तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं।